वेलकम दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो आज शुरू करते हैं अपन कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट से। लेट्स स्टार्ट कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा जो हार्ट होता है बर्थ के टाइम से लेकर टिल डेथ तक कंटिन्यू बीट करता है, कंटिन्यू धड़कता है। जब भी हम सोएं जागें उस चीज से कोई मतलब नहीं है। 24 घंटे पूरी लाइफ टाइम। तो उसको बीट कराने के लिए कौन सा सिस्टम, धड़काने के लिए उसको कौन सा सिस्टम काम करता है, उसी को बोलते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। इसको देखते हैं अपन। तो मान लेते हैं ये हार्ट है। ऐसा कुछ मान लेते हैं एक बार। इधर की साइड पे एक नोब टाइप प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं अपन ऐसे नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड। साइनो ऑरिकुलर नोड ये मसल्स की बनी हुई होती है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है, घुंडी नुमा, नोब नुमा बोल सकते हैं इसको। इंपल्स जनरेट करने के काम आती है। सबसे इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है इसका, इंपल्स जनरेशन। इंपल्स जनरेशन एंड कंट्रोल। इंपल्स का कंट्रोल भी मेनली ऐसे नोड से ही किया जाता है, इसलिए इसको पेसमेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। ये एक इसमें मेमोरेबल पॉइंट है, पेसमेकर ऑफ हार्ट। पेसमेकर ऑफ हार्ट। इंपल्स जो ऐसे नोड पे जनरेट होंगे वो होंगे 60 to 70 इंपल्स पर मिनट की रेट से। उसके बाद यहां से इंपल्स जनरेट हुए और यहां आएंगे। अगेन एक नोड मिलता है देखने को हमें, जो कि होता है एवी नोड। इसको अपन लिख सकते हैं एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। यहां जो इंपल्स जनरेट होंगे वो होंगे 40 to 60 इंपल्स पर मिनट की रेट से। सबसे पहले इंपल्स जनरेट करेगा ऐसे नोड। ऐसे नोड ही जो है मेन रेगुलेटिंग यूनिट होती है इंपल्स जनरेशन के अंदर। सबसे पहले ऐसे नोड पे इंपल्स जनरेट होंगे हार्ट के। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और भी है कि हार्ट को बाहर से जो स्टिमुलस होता है वो किसी तरह का कोई स्टिमुलस की नीड नहीं होती है। पूरा पूरा कंडक्शन सिस्टम हार्ट का खुद का होता है, ना कोई इसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है कंडक्शन करवाने के लिए। यहीं के इंपल्स जनरेट होंगे, इसी में सर्कुलेट कर दिए जाएंगे पूरे हार्ट के अंदर। यानी सबसे पहले ऐसे नोड पे जनरेट हुआ इंपल्स आए एवी नोड के ऊपर। उसके बाद देखते हैं अपन, यहां जनरेट होने के बाद यहां एक बंडल लाइक स्ट्रक्चर मिलती है। इस बंडल को बोलते हैं अपन बंडल ऑफ हिज। हिज नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, इसलिए इसको बोला जाता है बंडल ऑफ हिज। ये हो गया बंडल ऑफ हिज। लिखते हैं इसको बंडल ऑफ हिज। इसको एवी बंडल भी बोला जाता है, एवी बंडल। इसके बाद में बंडल ऑफ हिज से निकलती है ब्रांचें, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, दोनों साइड में निकलती है, ताकि इंपल्स एवी नोड पे आएगा, उसके बाद बंडल ऑफ हिज में आएगा। बंडल ऑफ हिज के बाद जो फाइबर्स निकलते हैं इनको बोलते हैं अपन फाइबर्स ऑफ पुरकिंजे या फिर पुरकिंजेस फाइबर, उनमें जनरेट कर दिए जाएंगे और उस तरह से वो पूरे हार्ट में फैल जाते हैं। तो उसके बाद ब्रांचें निकलती हैं, वो निकलती हैं पुरकिंजे फाइबर्स की। ये सब ब्रांचें मसल्स के अंदर होती हैं, इसी चीज आप ध्यान में रखें। सारी की सारी ब्रांचें पुरकिंजे फाइबर्स की मसल्स के अंदर मिलेंगी। ये इस तरह से हार्ट के सभी साइड में फैल जाएंगी। ये अपन ने लिख दिया, सबसे पहले ऐसे नोड, देन एवी नोड, देन बंडल ऑफ हिज और देन पुरकिंजेस फाइबर।
पुर्किंजेस फाइबर। यहाँ जो इम्पल्स जनरेट होंगे वो होंगे 15 to 40 इम्पल्स पर मिनट की रेट से। ये इसके अंदर है, देखें आप लोग, ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट हुआ, एवी नोड पे आया, एवी नोड के बाद बंडल ऑफ फिज में आया, बंडल ऑफ फिज को एवी बंडल भी बोलते हैं, देन वो अगेन ट्रांसपोर्ट हो गया पुर्किंजेस फाइबर के अंदर। रेट इसकी सबसे ज्यादा होती है 60 to 70 पर मिनट, सबसे ज्यादा होती है ऐसे नोड के ऊपर, देन अगेन ये कम होती जाती है और उसका पूरा रेगुलेशन जो होता है वो होता है ऐसे नोड के पास में। ये एक ब्रीफ है कंडक्शन सिस्टम के बारे में, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके ही बेस पे स्टार्ट करते हैं अपन कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल भी हार्ट बीट से रिलेटेड है, एक बीट की जो स्टडी है वो कार्डियक साइकिल के अंदर आती है, तो हम देखते हैं इसके बाद में कार्डियक साइकिल। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें पुर्किंजे फाइबर्स, बंडल ऑफ फिज, इन सब के अंदर एक सेल मिलती है देखने को जिनका नाम है पुर्किंजे सेल। पुर्किंजे सेल ये करती हैं रैपिड इम्पल्स कंडक्शन। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखें इसको। यानी कि बंडल ऑफ फिज या फिर एवी बंडल, देन पुर्किंजे फाइबर, इन सब के अंदर मिलती है पुर्किंजे सेल, और इनका जो फंक्शन होता है वो होता है रैपिड इम्पल्स कंडक्शन। रैपिड मतलब फटाफट, बहुत अधिक रेट से इम्पल्स का कंडक्शन करेंगी पूरे हार्ट के अंदर, और ये काम होता है पुर्किंजे सेल का। स्पेशलाइज्ड सेल होती है, एकदम स्पेशलाइज्ड सेल का फंक्शन आपको बता दिया है मैंने। रैपिड इम्पल्स कंडक्शन होता है पुर्किंजे सेल का। पुर्किंजे सेल जो होती है वो मिलती है बंडल ऑफ फिज में या फिर एवी बंडल में, पुर्किंजे फाइबर में। तो आगे बढ़ते हैं इसको और देखते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल कार्डियक साइकिल पढ़ने से पहले एक दो टर्म वो देख लेते हैं अपन। एक तो होता है सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल। सिस्टोल का मीन होता है कॉन्ट्रैक्शन, किसी भी चीज का कॉन्ट्रैक्ट होना, पिचकना एकदम से, संकुचन जिसको बोलते हैं अपन, वही होता है सिस्टोल, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन। डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, आराम फरमाना, कोई भी चीज एकदम आराम की कंडीशन में आ जाए वो होता है डायस्टोल, रिलैक्सेशन। ये दो टर्म है। अगर सिस्टोल एट्रियम में हो रहा है, एट्रिया के अंदर हो रहा है, तो उसको बोल देंगे एट्रियल सिस्टोल। वेंट्रिकल के अंदर हो रहा है तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अगर डायस्टोल हो रहा है एट्रियम के अंदर तो एट्रियम डायस्टोल, और भाई वेंट्रिकल के अंदर हो रहा है डायस्टोल तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये इनके नाम है। अब सबसे पहले देखते हैं कार्डियक साइकिल होता क्या है। तो उसकी एक डेफिनेशन तो ये है कि भाई वन वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड अनदर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि सेकेंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसके बीच में जो जो हार्ट के फंक्शन होते हैं, या जो जो उसमें भाई जो मैकेनिकल चेंजेस आते हैं हार्ट के, एट्रियम के अंदर, वेंट्रिकल के अंदर, उन सब की जो स्टडी होती है वो कार्डियक साइकिल होती है। यानी कि फर्स्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोल से लेकर सेकंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बीच बीच में हार्ट में जो भी मैकेनिकल चेंजेस आएंगे वो ही कार्डियक साइकिल है। मैकेनिकल चेंजेस। और इसकी एक और समझने के लिए डेफिनेशन है कि भाई जो एक बीट की स्टडी होती है, स्टडी ऑफ वन बीट रिगार्डिंग एट्रियम एंड वेंट्रिकल, रिगार्डिंग एट्रियम एंड वेंट्रिकल, यही होती है कार्डियक साइकिल, वन बीट। इसको अपन कैलकुलेट करते हैं एक बार। जैसे नॉर्मली अपन मानते हैं कि भाई 1 मिनट के अंदर हार्ट 72 बार बीट करता है, 72 बार धड़कता है।
तो इसलिए लिखते अपन 72 टाइम्स बीट इन 1 मिनट, और लिखते हैं इसको 60 सेकेंड्स। 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड आप सब जानते हैं। सो टाइम टेकन इन 1 बीट टाइम, यहां से कैलकुलेट करेंगे अपन, तो ये आ जाएगा 60 सेकेंड इज डिवाइडेड बाई 72 इक्वल्स टू 0.8 सेकेंड। यानी कि 0.8 सेकेंड की जो स्टडी है वही 1 बीट लेती है, यानी कि 1 बीट के अंदर हार्ट को जो टाइम लगता है वो लगता है 0.8 सेकेंड। हार्ट एक बार धड़केगा, टाइम लगेगा 0.8 सेकेंड। तो इसी टाइम के अंदर जो जो चेंजेस एट्रियम के अंदर आएंगे, जो जो चेंजेस वेंट्रिकल के अंदर आएंगे, उन सब की स्टडी होती है, कार्डियक साइकिल होती है। दो डेफिनेशन एक बार फिर से देखिए आप, वन वेंट्रिकुलर सिस्टोल टू अनदर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इन दोनों के बीच में जो जो मैकेनिकल चेंजेस आएंगे एट्रियम के अंदर या फिर वेंट्रिकल के अंदर, उन दोनों की स्टडी कार्डियक साइकिल होती है। या फिर ऐसे बोले कि 0.8 सेकंड के अंदर जो 1 बीट होती है उसके रिगार्डिंग जो जो चेंज आए एट्रियम में और वेंट्रिकल में, उनकी स्टडी कार्डियक साइकिल है। इसको ध्यान में रखें आप, सीधा याद रख सकते हैं इस पॉइंट को। 1 बीट के अंदर जो टाइम लगता है वो लगता है 0.8 सेकंड। 1 सेकंड से भी कम समय का लगता है 0.8 सेकंड लगते हैं। अब इसको देखते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहले तो कुछ मेमोरेबल पॉइंट है इसमें, टाइम कितना लगता है। तो एट्रियम सिस्टोल, एट्रियम डायस्टोल 0.1 सेकेंड, 0.7 सेकेंड। ये सब चीजें आप सीधी याद रखें, बिल्कुल रटने वाले पॉइंट हैं। एट्रियम सिस्टोल होता है 0.1 सेकेंड का, एट्रियम डायस्टोल होता है 0.7 सेकेंड का। बात हमें 0.8 सेकेंड की रखनी है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, अपन पहले निकाल चुके हैं। यानी कि हार्ट का जो एट्रियम होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा 0.8 सेकेंड के लिए, और वो फिर आराम में रहेगा 0.7 सेकेंड के लिए। उसके बाद आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड, और वेंट्रिकुलर डायस्टोल ये आता है 0.5 सेकेंड के लिए। यानी कि वेंट्रिकल के अंदर जो सिस्टोल होगा वो 0.3 सेकेंड तक होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो, और रेस्ट जो टाइम बच गया 0.8 सेकेंड का पार्ट वो करेगा 0.5 सेकेंड में। यानी कि 3.3 सेकेंड के लिए वो करेगा कॉन्ट्रैक्ट, और बचे हुए 0.5 सेकेंड में वो रहेगा रिलैक्स 0.8 सेकेंड। ये दोनों इवेंट सेम ही है, 0.8 अलग अलग नहीं है। इसी 0.8 के अंदर एट्रियम भी काम करता है, इसी 0.8 सेकंड के अंदर वेंट्रिकल भी काम करता है। ये बस अपन ने याद करने के पर्पज से अलग अलग लिखे, नहीं। पॉइंट जो 8 सेकंड है इसी के अंदर दोनों के अंदर सिस्टम चलते रहते हैं। अब एक एक को देखते हैं अपन। ये मेमोरेबल पॉइंट है, इनको आप याद में रखें सीधे। अब सबसे पहले अपन देखते हैं एट्रियम डायस्टोल से एक बार। ये मान लीजिए हार्ट है, अब देखना इसको। सबसे पहले अपन लेते हैं एट्रियम डायस्टोल, एट्रियम डायस्टोल 0.7 सेकेंड। एट्रियम डायस्टोल के अंदर क्या होगा, एट्रियम रिलैक्स की कंडीशन में है। रिलैक्स की कंडीशन में है तो मतलब इसमें ब्लड फिल होगा, ब्लड आ रहा है इसके अंदर, इधर भी आएगा इधर भी आएगा, दोनों का साथ चलेगा। अपन किसी एक को समझते हैं। इसमें ब्लड आया, फिल हो रहा है इसमें। अब धीरे धीरे इसमें क्या है कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो एवी वॉल्व है दोनों साइड के
इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ने के बाद मोस्ट ऑफ ब्लड आ जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर। यानी कि वेंट्रिकुलर की रैपिड फिलिंग भी किसके अंदर होती है, एट्रियम डायस्टोल के अंदर, क्योंकि प्रेशर पड़ता है किस पे, एवी वॉल्स पे, ये पूरे भर जाएंगे, उसके बाद में प्रेशर पड़ेगा, देन ब्लड आएगा वेंट्रिकल के अंदर। ये हो गया एट्रियम डायस्टोल में। उसके बाद अपन लेते हैं एट्रियम सिस्टोल। एट्रियम सिस्टोल ये होता है 0.1 सेकंड का। अब मोस्ट ऑफ ब्लड इसमें आ चुका है, लेकिन जो भी 20 to 30% पार्ट बच जाता है इसका, 20 से 30% जो भाग होता है वो बच जाएगा इसका, 20 to 30% पार्ट इसमें बचेगा। इसका जो बाकी का पार्ट है यानी कि 70% पार्ट जो था इसका, वो तो आ गया रैपिड फिलिंग से ड्यूरिंग एट्रियल डायस्टोल। यानी कि ब्लड बेस में भरा, प्रेशर पड़ा था डायस्टोल के टाइम पे, प्रेशर पड़ने के बाद एवी वॉल खुल गए थे दोनों साइड के, और ब्लड नीचे आ गया था और फिल हो गया था वेंट्रिकल्स के अंदर, जो कि हुआ था डायस्टोल की कंडीशन में। लेकिन जो पार्ट बच गया 20 से 30% या इससे थोड़ा बहुत ज्यादा 35% के आसपास मान सकते हैं इसको, वो भरा जाता है सिस्टोल की कंडीशन के अंदर। सिस्टोल का मतलब हम जानते हैं कॉन्ट्रैक्शन। अब जो भी पार्ट बच गया तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पिचकेगा, और कॉन्ट्रैक्ट अगर करेगा तो प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ने के बाद जितना ब्लड बचा हुआ इनमें ऊपर वो आ जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर। अब देखना इसमें आगे, इसमें कुछ वेव्स हैं हार्ट से रिलेटेड सिस्टोल के टाइम पे ही, उनको देखते हैं एक बार अपन। सबसे पहले मान लेते हैं इसमें डायस्टोल था और ब्लड बढ़ रहा था, फिर आया सिस्टोल। सिस्टोल के बाद में लगा प्रेशर इस पे, जो विनस ब्लड था तो एट्रियम की वॉल्स पे प्रेशर लगेगा, तो प्रेशर लगने के कारण यहाँ पे वेव जनरेट होगी एक, तो उसको बोलते हैं अपन वी वेव। एक तो वी वेव मतलब विनस ब्लड फिलिंग, एक तो वेव ये आएगी। यानी कि जब इसमें ब्लड फिल हो रहा था वेना केवा से, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, इधर राइट जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन, ये सब जब ब्लड लेके आ रही थी तो इसमें विनस ब्लड फ्लो हो रहा था। उसको जब इस सिस्टोल के टाइम पर नीचे की साइड भेजा गया, वेंट्रिकल्स में भेजा गया, तो उस टाइम पर इसकी दीवारों पर, एट्रियम की दीवारों पर लगा था प्रेशर, जिससे जनरेट हुई वी वेव, इसको बोलते हैं विनस ब्लड फिलिंग। उसके बाद जब ब्लड इसमें आया, वेंट्रिकल में आया, ब्लड के वेंट्रिकल में आने के बाद की कंडीशन में मान लेते अपन हुआ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। यानी कि ब्लड को इससे निकाल के भेजा गया पूरी बॉडी के अंदर। वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ तो ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ब्लड का कुछ प्रेशर ऊपर भी लगेगा, तो जिससे हो जाएगी बल्जिंग ऑफ एवी वॉल्स। बल्जिंग होने की वजह से ये वॉल ऊपर की साइड फोल्ड हो जाएंगे, हल्के हल्के से, एक टाइम के लिए होंगे, परमानेंटली नहीं, जिससे जनरेशन होगा सी वेव का। यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे बनी सी वेव, विनस ब्लड फिलिंग के कारण बनी वी वेव। जब इसमें विनस ब्लड आ रहा था एट्रियम के अंदर, उस टाइम पर प्रेशर लगने से इसकी वॉल्स में जनरेट हुई वी वेव। यहां जो सी वेव है वो आई वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वजह से, ड्यू टू बल्जिंग ऑफ एवी वॉल्स। उसके बाद एक वेव का जनरेशन और होता है इसके अंदर, जब एट्रियम सिस्टोलिक कंडीशन में आता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उस टाइम पर बैक प्रेशर लगता है ब्लड का, जो कि लगता है इंटरनल जुगुलर वेन, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा,
तो इन सब की दीवारों के अंदर होता है जनरेशन ए वेव का, ए वेव यानी कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन वेव। ये है इसके अंदर 3 वेव है इसके अंदर, याद रखें आप सब इनको। एक तो सी वेव का फॉर्मेशन होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पर, बल्जिंग ऑफ एवी वॉल्स की वजह से ये ऊपरी साइड बल्ज हो जाएंगे, तो जनरेशन होगा सी वेव का। वीनस ब्लड फिलिंग के टाइम पे जनरेशन होगा बी वेव का। और जो है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो जो अपर की साइड में जितनी भी वेना केवा है, वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, राइट जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन, तो इन सब के अंदर होगा जनरेशन ए वेव का बैक प्रेशर के कारण, बैक प्रेशर। तो ये 3 वेव है, इन सबको आप ध्यान में रखें, ए वेव, वी वेव, सी वेव, इन सबका जनरेशन कैसे कैसे होता है। इसमें अपने देख लिया था डायस्टोल होगा, देन सिस्टोल हुआ। सिस्टोल होने के बाद ब्लड आ गया वेंट्रिकल्स के अंदर सारा का सारा। इसमें एक पॉइंट और है भाई कि एट्रियल सिस्टोल जो है वही रेस्पॉन्सिबल होता है जब एक्सरसाइज कंडीशन में ब्लड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि रैपिड फिलिंग के कारण तो जितना ब्लड नेचुरली आएगा वो आएगा, लेकिन एट्रियल सिस्टोल जो होता है उसकी वजह से एक्सरसाइज की कंडीशन में ब्लड की सप्लाई फुलफिल की जाती है। यहाँ पे ब्लड को जल्दी जल्दी फिल किया जाता है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है और वो जल्दी जल्दी फिल होगा वेंट्रिकल्स के अंदर, यानी कि इन केस ऑफ एक्सरसाइज। ये पॉइंट भी इसमें याद रखने का है। देन आता है इसमें वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब ब्लड इसमें आ गया वेंट्रिकल्स के अंदर, देन वेंट्रिकल करेंगे कॉन्ट्रैक्ट। अब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड चला जाएगा बॉडी के अंदर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, इधर की साइड चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, ये जाएगी लंग्स को। इस कंडीशन पे जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा उसके बाद ब्लड चला जाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, इधर चला जाएगा लंग्स के अंदर पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से। उसके बाद ही आ जाएगा रिलैक्सेशन की स्टेज में, यानी कि डायस्टोल की कंडीशन के अंदर आ जाएगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितनी देर का होता है? 0.3 सेकेंड। अब जब ये आएगा तो जो ब्लड इनके अंदर है, यानी कि अयोर्टा के अंदर है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर है, उसका लगेगा बैक प्रेशर। बैक प्रेशर लगने की वजह से यहाँ पे जो वॉल्व्स हैं वो बंद हो जाएंगे। यहाँ पे वॉल्व्स होते हैं सेमिलुनर वॉल्व, ये हो जाएंगे क्लोज ड्यू टू बैक प्रेशर। इसी कंडीशन को अपन बोलते हैं प्रोटोडायस्टोलिक कंडीशन। यानी कि सिस्टोल के बाद में कंडीशन आएगी डायस्टोल की कंडीशन आएगी, लेकिन जो ब्लड इनमें अयोर्टा के अंदर आ गया, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आ गया, वो वापस एक बैक प्रेशर लगाएगा, जिसकी वजह से जो सेमिलुनर वॉल्व है वो क्लोज हो जाएंगे, ताकि ब्लड वापस से वेंट्रिकल्स के अंदर में आ जाए, बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का। उसी वजह से जो कंडीशन क्रिएट होगी उसको बोलते हैं प्रोटोडायस्टोलिक कंडीशन। ये याद में रखें आप। एक पॉइंट और इसके अंदर वो देखते हैं। इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होंगे वो होंगे आइसोमेट्रिक या फिर आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ये मिलेंगे अपने को वेंट्रिकुलर सिस्टोल की कंडीशन के अंदर। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसका मतलब क्या है? आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि जो भी
वेंट्रिकल्स, उनकी जो मसल्स है उनकी लेंथ चेंज नहीं होगी कभी भी कॉन्ट्रेक्शन के टाइम पर, क्योंकि पूरे जो वेंट्रिकल्स उसके पूरे वॉल्यूम के अंदर एक साथ कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, तो उसके फाइबर्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लेंथ नो चेंज, किसकी लेंथ? वेंट्रिकल्स की, मसल्स की। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन इन होल ventricular muscles, ventricular muscles at constant rate, at constant rate। इसलिए इसको बोला जाता है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होंगे या आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इन द वॉल ऑफ वेंट्रिकल। ये है। इसके बाद इसमें आती है, यही साइकिल अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहता है। 0.8 सेकंड का ये साइकिल होता है, एक बीट के अंदर 0.8 सेकंड लगते हैं, उसके अंदर ये पूरा साइकिल चलता है। ये सब चेंजेस आते हैं, ब्लड ऐसे आएगा, एट्रियम में आएगा, देन वेंट्रिकल के अंदर आएगा, ये वेव जनरेट होंगी, ये बैक प्रेशर लगेंगे, उसके कारण से जो सेमिलुनर वॉल्व क्लोज हो जाएंगे। तो ये साइकिल अगेन एंड अगेन रिपीट होते रहते हैं इसके अंदर। अब देखते हैं इसके अंदर कि भाई साउंड कैसी कैसी आती है इसमें। हार्ट साउंड, हार्ट साउंड। अच्छा, इसमें स्टेथोस्कोप से डॉक्टर अपने थोरैक्स पे लगा के चेक करता है, जो भी हार्ट में साउंड आती है उसको कार्डियक ऑस्कुलेशन बोलते हैं, कार्डियक ऑस्कुलेशन। ये एक जनरल टर्म है, इसको आप याद ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद इसमें आती है सबसे पहले साउंड 1, उसको अपन जानते हैं लब के नाम से। साउंड 2 आती है इसमें डब के नाम से आती है, डब। साउंड 3 का उसमें कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, लेकिन जो साउंड 3 चेक की जाती है वो होती है रैपिड फिलिंग, रैपिड फिलिंग ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल, रैपिड फिलिंग ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स। ये साउंड मेनली जो होती है वो कोडा टेंडेनी की जो एक क्रैशिंग सी साउंड होती है, इसलिए इसको बोला जाता है S3 साउंड है। ये रैपिड फिलिंग की वजह से आती है वेंट्रिकल्स के अंदर। जब ब्लड सीधा जाता है डायस्टोल की कंडीशन में, जब अभी अपने देखा था, जब एट्रियम डायस्टोल होगा उस टाइम पे जब ब्लड का रैपिड फ्लो होगा और ब्लड जाएगा वेंट्रिकल्स के अंदर, तब S3 या थर्ड हार्ट साउंड देखने को मिलती है अपने को। जो लब होती है वो आती है एवी वॉल्व के क्लोजर से। एवी वॉल्व का क्लोजर कब होगा? जब वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा, ताकि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करें, ब्लड पीछे ना चला जाए वापस से, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। डब साउंड कब आती है? वो आती है जब सेमिलुनर वॉल्व बंद होते हैं, ताकि ब्लड बैक फ्लो होकर वापस से वेंट्रिकल के अंदर ना आ जाए। क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व। इसमें आप ये ध्यान में रखें, जो साउंड्स होती हैं वो आती हैं मेनली क्लोजर की वजह से। ये पॉइंट है इसके अंदर। फर्स्ट हार्ट साउंड जो होगी वो आएगी लब, सेकंड आएगी डब। ये जो फर्स्ट साउंड होगी वो आएगी क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व की वजह से, और जो सेकंड हार्ट साउंड होगी वो आएगी क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व की वजह से। थर्ड हार्ट साउंड आएगी रैपिड फिलिंग ऑफ ब्लड इनटू वेंट्रिकल्स की वजह से। देन इसमें पॉइंट है, हाँ जी, इसमें एक और पॉइंट है कि भाई जो एवी वॉल्व जो होते हैं उसके अंदर टेंशन जो आ जाती है, कई बार कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उनमें टेंशन आ जाती है, तनाव आ जाता है, खिंचाव आ जाता है, उस वजह से भी एक साउंड सुनने को मिलती है, उसको बोलते हैं S4 साउंड। तो ये 4 तरह की साउंड है हार्ट के अंदर। मेनली अपने को ध्यान में 2 ही रखनी है, S1 एंड S2। कहाँ कहाँ होती हैं, कैसे कैसे होती हैं, इसमें मैंने बता दिया आपको। उसके बाद इसमें एक पॉइंट और है छोटा सा, कि भाई S3 S4 साउंड जो होती हैं वो जो हॉर्स है, हॉर्स स्पीसीज, इक्वाइन स्पीसीज, उसमें कॉमन होती हैं।
लेकिन यही S3 एंड S4 डॉग एंड कैट के अंदर पैथोलॉजिकल कंडीशन में देखने को मिलती हैं। ये इसमें एक पॉइंट है, आप ध्यान में रखें कि भाई जो हॉर्स है उसके अंदर, हॉर्स की जो स्पीसीज है, हॉर्स स्पीसीज, उसके अंदर थर्ड हर्ट साउंड एंड फोर्थ हर्ट साउंड कॉमन होती हैं, जनरली देखने को मिलती हैं। लेकिन जो डॉग कैट है उसके अंदर पैथोलॉजिकल कंडीशन या फिर किसी बीमारी कंडीशन के अंदर ही ये देखने को मिलती हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं अपन। अगले टाइम पे जब मिलेंगे तो स्टार्ट करेंगे ईसीजी से। तब तक के लिए थैंक यू।